Hello students, welcome back to my YouTube channel Biology with Shucheta and I am your educator Shucheta. आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा पहली ही वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतना सारा लाइक्स दिए हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझको दिए हैं, इसलिए आप सभी के लिए शुक्रिया। अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्रोमैटिन वर्सेस क्रोमोसोम्स की। वर्सेस मतलब कुछ फाइट होगा क्या? आज तो जरूर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच में मैम फाइट करवा के ही छोड़ेंगी, ऐसा ही मूड लेके आई है वो क्लास में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोगों का ये टॉपिक। तो पहले ये इमोजी को देखिए, ये तो बेचारा सोच विचार में पड़ गया। क्या सोच विचार? व्हाट इज क्रोमैटिन, उसको पता नहीं है। व्हाट इज क्रोमोसोम, इसका भी क्या है, इसका भी बारे में मुझे पता नहीं है। आर दे सेम और डिफरेंट, ये दोनों एक ही है या अलग है? मतलब इसका कंफ्यूजन इतना बढ़ गया कि इसमें देखिए क्या बताने लगा, कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, आ गया है ना तुम लोगों का एडुकेटर जो लेके आ गया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन निकला क्या है कि क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स आर बेसिकली द सेम थिंग। तो अभी जाके इसका मुंह का स्माइल तो जरा देखो, इतना तक मुझको समझ में आ गया कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम ज्यादातर जगह में सेम ही होने वाला है। तो ये क्रोमैटिन क्या है? A chromatin is an organized structure of DNA and protein that is found in the nucleus of eukaryotic cells. जो क्रोमैटिन होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना हुआ होता है जो डीएनए और प्रोटीन से बनते हैं, जिसको मिलना कहाँ चाहिए, जो हर एक यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस में मिल जाता है। In G0 stage, each chromatin contains a single double-stranded DNA in condensed form. तो G0 स्टेज जो कि सेल साइकिल का एक फेज है, सेल साइकिल का दोनों फेजेस होते हैं, है ना, एक इंटरफेज और एक एम फेज। तो आज ज्यादा हम लोग सेल साइकिल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो अपकमिंग वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इधर सिर्फ आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन रखनी है याद में कि G0 स्टेज का एक स्टेज होता है जहां पे एक क्रोमैटिन वो एक ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कैरी करते हैं, वो भी उसका कंडेंस्ड फॉर्म में। अब क्या बताया गया पिछले स्लाइड में आप लोगों को कि क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स आर बेसिकली द सेम थिंग। ये बेसिकली टर्म थोड़ा समझने वाली चीज है। बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट अलाइक, मतलब पूरा सिमिलरिटी नहीं दिखाएगा, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखाएगा। तो ये आप लोगों को क्या समझना चाहता है या समझाना चाहता है कि द डिफरेंस इज दैट, मतलब फिर से ये दोनों झगड़ने लगेगा, एक है क्रोमैटिन और दूसरा है क्रोमोसोम। तो पहले ये दोनों झगड़े, उससे पहले हम लोग स्विच कर जाते हैं थर्ड स्लाइड की तरफ। थर्ड स्लाइड में एक डायग्राम दिया गया है, देखिए ये है आप लोगों का न्यूक्लियस, है ना, आप लोगों का मतलब हर एक यूकैरियोट का, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये नूडल्स की तरह दिख रहा है कुछ ना कुछ क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन को अगर थोड़ा इलाबोरेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें कुछ ऐसा न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन्स ऐसा कुछ मिलेगा। और ये फॉर्मेशन आप लोगों को कहां पे समझाया जाएगा, ये फॉर्मेशन आप लोगों को न्यूक्लियोसोम मॉडल पे समझाया जाएगा, जो भी अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो पहले देखिए न्यूक्लियस के अंदर ये नूडल्स की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्रोमैटिन, और यही क्रोमैटिन इतना कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बन गया, मतलब बहुत सा कंडेंस्ड होके बहुत सारा क्रोमैटिन को लेके एक साथ ये क्रोमोसोम बना दिया। देखिए इधर लिखा हुआ है ये है कंडेंस्ड क्रोमोसोम, मतलब इन दोनों में इतना सा ही डिफरेंस है।
ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले क्रोमाटिन ऐसा लूजली कनेक्टेड कंडीशन में प्रेजेंट होगा और जब ये क्रोमोसोम बनाएगा तब ये ज्यादा कंडेंस तरीके पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि क्रोमाटिन इज लेस कंडेंस्ड एक्सटेंडेड डीएनए, जो भी आपको अभी बताया गया, एंड क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें कंडेंसिटी क्या होती है, हाई कंडेंस स्ट्रक्चर दिखने को मिलती है और इसमें लेस कंडेंस स्ट्रक्चर दिखने को मिलती है। तो इसके ऊपर बेस करके एक डिफरेंस तो बनता चाहिए, है ना। तो डिफरेंस क्या दिखा रहा है, देखिए, क्रोमाटिन अपीयर्स इन द इंटरफेस ऑफ द सेल साइकिल। क्रोमाटिन को कहां मिलता है, इंटरफेस में। ये इंटरफेस कहां होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि सेल साइकिल का दो फेजेस होते हैं, एक होगा इंटरफेस और दूसरा होंगे एम फेज। तो ये इंटरफेस में ये क्रोमाटिन आप लोगों को दिखने को मिलेगा। क्रोमोसोम कहाँ दिखने को मिलेगा, क्रोमोसोम appears during मेटाफेज एंड एग्जिस्ट इन द एनाफेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनता तो है मेटाफेज में और एग्जिस्ट कितना तक करते हैं, एनाफेज तक। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कंपोस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। जो स्ट्रक्चर बताने के टाइम में मैं इधर एक बार के लिए ये न्यूक्लियोसोम के बारे में बता दिया था, लेकिन आज का भी टॉपिक न्यूक्लियोसोम के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसलिए इसके बारे में आज हम लोग ज्यादातर नहीं जानेंगे। और सेकेंड पे आते हैं, कंडेंस्ड इनटू क्रोमाटिन फाइबर। ये किस में बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है, क्रोमाटिन से। देखिए ये जो लूजली कनेक्टेड क्रोमाटिन थे यही यहाँ पे आके कंडेंस्ड हो गया, कंडेंस्ड होने के बाद ये क्रोमोसोम बन गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत ही थीन है, लॉन्ग है, अनकॉइल स्ट्रक्चर है और ये थिक है, कॉम्पैक्ट है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर है। फोर्थ पॉइंट पे देख लेते हैं, ये एक सिंगल अनपेयर्ड फाइबर्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट एज पेयर्ड। क्रोमोसोम में पेयर्ड कंडीशन होते हैं जिसको कि हम लोग सिस्टर क्रोमाटिड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अभी फिफ्थ पॉइंट, कंडेंस्ड 50 टाइम्स दैट द नॉर्मल डीएनए डबल हेलिक्स, कंडेंस्ड 10,000 टाइम्स दैट द नॉर्मल डीएनए डबल हेलिक्स। उम्मीद रखती हूं कि ये डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम लोग बात करेंगे क्रोमाटिन के दोनों स्टेजेस के बारे में। एक को बताया जाता है यूक्रोमाटिन और दूसरे होते हैं हेटेरोक्रोमाटिन। जो लाइटली स्टेन्ड होते हैं, लेस कंडेंस्ड होते हैं, उसे हम यूक्रोमाटिन मानते हैं और जो डार्कली स्टेन्ड होते हैं और ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं उसको हम हेटेरोक्रोमाटिन मानते हैं या उसको हेटेरोक्रोमाटिन बोला जाता है। जैसे कि देखिए, द लाइटली स्टेन्ड लेस कंडेंस्ड पोर्शन ऑफ अ क्रोमाटिन इज टर्म्ड एज यूक्रोमाटिन और डार्कली स्टेन्ड एंड हाईली कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमाटिन इज टर्म्ड एज हेटेरोक्रोमाटिन। इमेज से देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ये पोर्शन की तरफ फोकस कीजिए, ये बहुत लाइटली स्टेन्ड है, ज्यादातर स्टेनिंग के बारे में इधर से नहीं पता चलेगा, बस ये देखिए कि ये लेस कंडेंस्ड है और ये पोर्शन देखिए ये हाईली कंडेंस्ड है। तो जो हाईली कंडेंस्ड होंगे उसको हम हेटेरोक्रोमाटिन बोलेंगे और जो लेस कंडेंस्ड होंगे उसको हम यूक्रोमाटिन बोलते हैं। तो इसके ऊपर बेस करके भी एक डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए इधर और एक अलग सा डिफरेंस आ गया है यूक्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन के बीच में। फर्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है, appears as a loose packed form of DNA. Heterochromatin appears as tight packed form of DNA. यूक्रोमाटिन में हेटेरोपिकनोसिस नहीं देखा जाते और इधर हेटेरोक्रोमाटिन में हेटेरोपिकनोसिस दिखने को मिलते हैं। यूक्रोमाटिन में डीएनए का डेंसिटी कम होता है, लो होता है। हेटेरोक्रोमाटिन में हाई डेंसिटी ऑफ डीएनए देखने को मिलते हैं। फोर्थ में देखने को क्या मिला कि प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स बोथ और हेटेरोक्रोमाटिन सिर्फ यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है। इट appears in active state, it appears in inactive state. This replicates early,
the replication happens late. This is present in inner body of nucleus. This is present at the periphery of the nucleus. ये बहुत important point है जहां पे आप लोगों को समझाया जा रहा है कि जिनका लोकेशन कौन सा होगा या यूक्रोमाटिन हेटेरोक्रोमाटिन न्यूक्लियस के कौन से पोर्शन में प्रेजेंट होंगी। तो ये जो यूक्रोमाटिन है ये ज्यादातर इनर साइट में देखने को मिलता है और जो हेटेरोक्रोमाटिन होंगे वो ज्यादातर पेरिफेरी में दिखने को मिलते हैं। There is low transcriptional activity. This participate in the transcriptional activity. तो इधर डायग्राम से भी आप लोगों को समझाया जा रहा है कि ये जो कलर है ये कलर से आप लोगों को हेटेरोक्रोमाटिन रीजन समझाया जा रहा है और ये जो वायलेट कलर है इसमें से यूक्रोमाटिन पोर्शंस को आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो अगर क्रोमाटिन डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम लोग देखेंगे तो उसमें 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने को मिलता है। एक है सेंट्रोमियर, दूसरा है टेलोमियर और तीसरा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखिए सेंट्रोमियर टेलोमियर को लेके कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन ये जो बताया गया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन थोड़ा याद कीजिए। पिछले वाले स्लाइड्स में आप लोगों को क्या समझाया गया था, क्रोमाटिन कब देखने को मिलते हैं, जब इंटरफेस चलता है। तो इंटरफेस की कौन सी स्टेज में सेल साइकिल का रेप्लिकेशन होता है, एस फेज में, है ना। तो इसलिए देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइट कहां पे प्रेजेंट होता है, ये क्रोमाटिन वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। होप कि इधर तक आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे सब। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए क्रोमाटिन के बारे में इतना कुछ अगर समझ चुके हैं तो अभी हम किस में स्विच करेंगे, क्रोमोसोम पे स्विच करेंगे। अब क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशंस देखेंगे। क्रोमोसोम्स का दोनों टाइप के क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेगा। एक होगा ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के ऊपर बेस करके और दूसरे होंगे ये जो सेंट्रोमियर है इसका नंबर कितना है उसके ऊपर बेस करके। तो पहले देख लेते हैं कि क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होंगे उसके ऊपर बेस करके ये जो क्रोमोसोम है इसको हम चारों डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो चारों डिफरेंट कैटेगरीज क्या क्या होते हैं, एक होता है मेटासेंट्रिक जो कि ये है, एक होंगे सब मेटासेंट्रिक जो कि ये है, एक होंगे एक्रोसेंट्रिक और दूसरा होंगे टेलोसेंट्रिक। मतलब चारों डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसके ऊपर बेस करके, क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर की पोजीशन के ऊपर बेस करके। अभी देखते हैं मेटासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर एट द मिडल। सब मेटासेंट्रिक मिडल से थोड़ा इसको हटने के लिए बोला गया, थोड़ा खिसकने के लिए बोला गया कि इधर से थोड़ा खिसक जाओ, पूरा मिडल में मत रहो। एक्रोसेंट्रिक और भी ज्यादा खिसको भाई, जाते जाते टेलोमियर से थोड़ा पहले रुक जाना तो तुम एक्रोसेंट्रिक बन जाओगे। और टेलोसेंट्रिक में उसको धक्का मार के एकदम टर्मिनल पोजीशन में शिफ्ट किया गया। ये है चारों कंडीशन, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो अभी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस करते हैं। पहले आते हैं मेटासेंट्रिक में। क्या बताया गया इधर, सेंट्रोमियर लोकेटेड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम। हाँ, ये पॉइंट तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। टू आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम आर नियरली इक्वल। ये आर्म भी और ये आर्म भी, इसको भी पकड़ो या इसको भी पकड़ो, हर एक का जितना भी लेंथ होगा वो सारे इक्वल होगा या साइज होगा वो सारे इक्वल होगा, क्योंकि इधर सेंट्रोमियर एकदम से मिडिल पे बैठा हुआ है। तो थर्ड पॉइंट पे देखते हैं मीडियन सेंट्रोमियर। फोर्थ पॉइंट में क्रोमोसोम appears V-shaped during anaphasic movement। ये क्रोमोसोम कैसा होता है, जब एनाफेजिक सेपरेशन होते हैं तो ये V-shaped
जो क्रोमोसोम है वो एनाफेज के टाइम में सेपरेट हो जाता है। अभी ह्यूमन पे कितना क्रोमोसोम नंबर है? हम सब जानते हैं 23 पेयर्स, जहां पे 22nd पेयर्स ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर, वन पेयर ऐसा होते हैं जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम के नाम से जानते हैं। तो इधर क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड, 16th, 19th, 28th ये सारे क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होंगे। कहां मिलेगा? ह्यूमंस के अंदर मिलेगा। अभी आते हैं सेकंड में, जिसको हम सब मेटासेंट्रिक के नाम से जानते हैं। इधर क्या बताया गया? देखो भाई सेंट्रोमियर, तुम ज्यादा सेंटर पोजीशन मत होल्ड करो, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन में तो मैं मेटासेंट्रिक को दे चुकी हूं ना। तुम अगर थोड़ा शिफ्ट कर लोगे तो तुमको सब मेटासेंट्रिक पोजीशन में दे सकती हूँ। तो ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ये मान गया कि ठीक है भाई, मुझे तो निकाल तो नहीं दिया, मुझे रखा तो चलो ठीक है, मैं ये पोजीशन ही ले लेती हूँ, मैं सब मेटासेंट्रिक पोजीशन ही ले लेती हूँ। तो इसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब मिडिल से थोड़ा खिसक चुका है ये। One arm of the chromosome will be shorter than the other. अब समझो, इसको मिडिल से थोड़ा शिफ्ट किया गया तो एक आर्म तो उसका बड़ा होगा और दूसरा आर्म तो छोटा होगा, है ना? आप लोग पढ़े हो ना कि पी आर्म, क्यू आर्म ऑफ क्रोमोसोम ये लेंथ के हिसाब से डिवीजन किया जाते हैं। तो इसमें भी सब मेटासेंट्रिक में अभी क्या हो गया? इन दोनों का लेंथ थोड़ा अलग हो गया। अभी थर्ड में आते हैं। द क्रोमोसोम विल अपीयर एल शेपेड ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट। अगर ये एनाफेज के टाइम में मूव करेगा तो उसको थोड़ा कैसा दिखेगा? एल शेपेड दिखने को मिलेगा। अभी देख लेते हैं कि ह्यूमन का कितना ऐसा क्रोमोसोम है जो सब मेटासेंट्रिक के अंडर पे आ जाते हैं, जैसे कि सेकेंड, फोर्थ, 12, 17, 18 एक्स क्रोमोसोम, ये सारे के सारे सब मेटासेंट्रिक है। अभी आते हैं थर्ड केस में। इसमें तो सेंट्रोमियर को बहुत ही डराया गया। सुनो, तुम और भी ज्यादा खिसको, बस ये टेलोमेयर के जो आर्म है उधर जाके नहीं बैठना, क्योंकि उधर मुझे किसी दूसरे को बिठवानी है। तुम जाके थोड़ा इतना तक रुक जाना कि एक आर्म बहुत छोटा हो जाए और दूसरा आर्म बहुत बड़ा हो जाए। तो ये सेंट्रोमियर भी इसका बात मान लिया कि चलो ठीक है, मैं मान ही लेती हूँ, मुझे निकाल तो नहीं दिया ना, तो मैं रह जाती हूँ। तो इधर सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऑलमोस्ट एंड तक ये पहुंच चुकी है। वन आर्म विल बी एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड द अदर वेरी लॉन्ग। ये तो देखने से ही आप लोगों को पता चल रहा है। तो सब टर्मिनल ऑफ द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर का पोजीशन को क्या बताया जाता है? ये एक सब टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब आते हैं, जब सेपरेट होगा तब इसका शेप क्या होगा? These chromosomes appear rod और J-shaped during anaphase. जब anaphase में इसका सेपरेशन होगा तो आइदर ये rod shaped स्ट्रक्चर लेगा या J-shaped स्ट्रक्चर को ग्रैब करेगा। अभी आते हैं कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जो ये स्ट्रक्चर को कैरी करते हैं, जैसे कि 13, 14, 15, 21st, 22nd एंड Y क्रोमोसोम आर एक्रोसेंट्रिक इन ह्यूमंस। मतलब ह्यूमंस का काम अभी तक तमाम हो चुका है, क्योंकि जितना भी क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट था सबके बारे में ही ये लोग बता चुके हैं। अभी आएंगे टेलोसेंट्रिक में। इसमें तो बेचारे सेंट्रोमियर को इतना डराया गया कि एकदम से जाके ये टर्मिनल पे बैठ गया। तो सेंट्रोमियर इज ट्रूली टर्मिनल दैट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब एकदम से के एंड में जाके बैठ गया, इसलिए इसको क्या बताया जाता है? टर्मिनल सेंट्रोमियर। द शेप ऑफ द क्रोमोसोम एट द एनाफेज इज लाइक द लेटर आई। जब इसका एनाफेजिक सेपरेशन होगी तो ये कैसे दिखेगा? आई शेपेड स्ट्रक्चर दिखेगा। इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमंस। चलो इतना तो याद कर ले सकते हो ना कि टेलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं मिलता। अभी देख लेते हैं इन सब का डायग्राम। ये हो गया डायग्राम, जहां पे ये एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, V shaped, L shaped, रॉड या नो दिस इज स्मॉल I shaped। ये रॉड
और जे शेपेड, है ना। ऐसा ही तो डिवीजन पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी जाते हैं इसका नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पे क्या समझाया जाएगा आप लोगों को, जहां पे सेंट्रोमियर के नंबर कितना है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होने वाला है। देखिए, क्रोमोसोम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। कितना सारा नंबर उधर प्रेजेंट है। जैसे कि इधर देखिए, ये सिंगल सा एक सेंट्रोमियर लेके बैठा है। सिंगल को क्या बताया जाता है, मोनो। तो ये क्रोमोसोम आएगा मोनोसेंट्रिक के अंडर पे। ये क्रोमोसोम को देखिए, ये एक सेंट्रोमियर, ये एक सेंट्रोमियर, दोनों सेंट्रोमियर को ले चुका है, इसलिए इसको क्या बताएगा, डाइसेंट्रिक बताया जाएगा। अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप पे क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है इसका एंटायर लेंथ को लेके हर एक जगह पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो इसको क्या बताया जाएगा, इसको होलोसेंट्रिक बताया जाएगा। और इसका लास्ट जो टाइप है जिसको बताया जाता है आसेंट्रिक। इसमें डायग्राम देखिए कि कोई भी सेंट्रोमियर इधर प्रेजेंट नहीं है। तो पहले से और एक बार देख लेते हैं। मोनोसेंट्रिक मतलब दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैज ओनली वन सेंट्रोमियर with a narrow constriction and commonly found in highly repetitive DNA. ये है मोनोसेंट्रिक। सेकंड होता है डाइसेंट्रिक। डाइसेंट्रिक होना नहीं चाहिए लेकिन हो चुका है। कैसे हो चुका है, गलती से हो चुका है, मतलब गलती से मिस्टेक। हाँ, चलिए, तो इधर डाइसेंट्रिक मतलब एबनॉर्मल क्रोमोसोम एंड इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ ट्रू क्रोमोसोम फ्रैगमेंट। अब देखिए एक चीज, ये है मोनोसेंट्रिक सेंट्रोमियर। एक स्पिंडल फाइबर आएगा, इधर ज्वाइन हो जाएगा, दूसरा स्पिंडल फाइबर आएगा, इधर ज्वाइन ज्वाइन हो जाएगा। कब होगा, जब सेल साइकिल का सेपरेशन होगा, मतलब एनाफेज कंडीशन। तो दोनों अलग से दोनों साइड पे इसका पुल अप प्रेशर अप्लाई करेगा और ये दोनों चले जाएंगे ऑपोजिट पोल पे। लेकिन इधर के बारे में तो थोड़ा सोचिए, कौन सा स्पिंडल कहां पे आके बाइंड करेगा, तब तो हो जाएगा एकदम गड़बड़, क्योंकि each chromosome fragment has a centromere in it. These are unstable because two centromere move to opposite poles and break during anaphase phase. मतलब जब इसका एनाफेजिक फेज के टाइम पे सेपरेशन होते रहेगा या होना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये स्टेबल क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं थर्ड पे, जहां पे होलोसेंट्रिक, मैंने क्या बताया था, एंटायर क्रोमोसोम एक्ट्स एज अ सेंट्रोमियर। पूरा क्रोमोसोम में ऐसा 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 करके सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। ये सेंट्रोमियर इज डिफ्यूज्ड एंड प्रेजेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। हर एक लेंथ के हिसाब से इधर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। अब जाते हैं लास्ट पार्ट में, जिसमें आसेंट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, ये था एक अच्छा वाला क्रोमोसोम। क्या हो गया प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा कुछ आके इसको तोड़ने की कोशिश में लग गया, जिसको हम बोलते हैं फ्रजाइल साइट, मतलब वहां पे ब्रेक होने वाला है। अब ब्रेक हो गया, ये जो ब्रेक वाला पार्ट है ये भी तो क्रोमोसोम है, लेकिन इस क्रोमोसोम पे कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई भी सेंट्रोमियर इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसको हम आसेंट्रिक बोलेंगे, आसेंट्रिक क्रोमोसोम का फ्रैगमेंट बोलेंगे। तो देखिए, द क्रोमोसोम डू नॉट हैव अ सेंट्रोमियर, इट कैन नॉट अटैच टू द माइटोटिक स्पिंडल। आसेंट्रिक क्रोमोसोम कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अ क्रोमोसोम। तो आसेंट्रिक कैसे बनता है, एक क्रोमोसोम का ब्रेक होने से ये बनता है। ठीक है, अभी आते हैं कंक्लूजन, मतलब जो स्टार्टिंग में हम लोग फाइट करने वाले थे ना, वो क्रोमाटिन और क्रोमोसोम के बीच में, वो फाइट अभी भी बरकरार है, लेकिन थोड़ा उन दोनों के अंदर कुछ ऐसा हो गया है कि दोनों बोल रहे हैं हम लोग बेकार की फाइट कर रहे हैं। एक तो मेरा बचपन का स्टोरी है जो कि मैं क्रोमाटिन टाइम पे हूँ, और दूसरा मैं जब बड़ी हो चुकी हूँ, मतलब मैं जब डिवीजन पे टाइम जाऊंगी तब का स्टोरी है। तो बेकार में हम लोग फाइट क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए अभी कंक्लूजन जो ड्रॉ होने वाला है उसमें क्या होगा, देखिए,
कि ड्यूरिंग द इंटरफेस स्टेज ऑफ द सेल साइकिल तब ये क्रोमाटिन रेप्लिकेट कर जाएगा। जैसे कि ये एक क्रोमाटिन था, ये एस फेज में ऐसे करके रेप्लिकेट हो चुका है। इसका रिजल्टिंग जो केस हम लोगों को दिखने को मिलेगा, उसमें दोनों कॉपी ऑफ ईच क्रोमाटिन हम लोगों को देखने मिलेंगे, 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमाटिन। अब ये क्या करेगा, एज द सेल एंटर्स एम फेज, अब ये सेल किसमें एंटर करेंगे, एम फेज, जो कि सेल साइकिल का डिवीजन फेज है। क्योंकि एम फेज इन केस ऑफ माइटोसिस क्या क्या चीज को कंटेन करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ये सेल जब भी दोनों कॉपी बना चुके हैं एक ही क्रोमाटिन के, तो वो एंटर कर गया है एम फेज में। अभी क्या होगा, क्रोमाटिन कंडेंसेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज क्रोमोसोम, मतलब वो भारी भरकम सा चेहरा अभी आ चुका है। इतना देर तक ये ऐसा था, अभी हो गया ऐसा। क्या से क्या बन गया, देखते ही देखते। चलो अभी आते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमाटिड। मतलब ये जो दोनों क्रोमाटिड का स्ट्रक्चर है, इन दोनों को हम लोग क्या बताते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड बताते हैं। अब ये सिस्टर क्रोमाटिड लोग कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। उसमें सेंट्रोमेरिक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अब इस सेंट्रोमियर क्या था, इज सीन एज अ कंस्ट्रिक्टेड क्रोमोसोमल रीजन, मतलब क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा नैरो कंस्ट्रिक्शन होके ये सेंट्रोमियर वाला स्ट्रक्चर बन चुका है। अभी देखिए ये सेंट्रोमियर को छोड़ के भी और थोड़ा कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि दोनों क्रोमोसोम को जोड़ रखने के काम में आते हैं, जिसको बताया जाता है कोहेसिन प्रोटीन। देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये क्रोमोसोम ऐसे प्रेजेंट है ना। इसमें बीचों बीच से कुछ ऐसा टाइप का प्रोटीन दोनों ही सिस्टर क्रोमाटिड को ऐसे बांध के रखती है कि नहीं छोड़ेंगे तुमको। जब ये एनाफेज में एंटर करेगी तब एक अलग सा प्रोटीन आएगा। ये प्रोटीन के बारे में अभी हम लोग नहीं जानेंगे, जब मैं सेल साइकिल का रेगुलेशन पढ़वाऊंगी आप लोगों को तब जाके मैं इस प्रोटीन के बारे में बताऊंगी। तो तब ये आएगा और यहां से क्या कर देगा, एक कट कर देगा ताकि ये क्रोमोसोम एक दूसरे से बिछड़ सके। तो अभी क्या हो गया, ये कोहेसिन प्रोटीन के बारे में ही थोड़ा जान लेते हैं कि a cohesin protein plays a role in linking together sister chromatids immediately after replication and keeping them together at the centromere। तो सेंट्रोमियर के बीचों बीच से इसको क्या कर रहा है, ऐसे करके पकड़ रख रहा है। तो आई होप कि आप सब लोगों को इतना तक समझ में आ चुका है आज का ये क्रोमाटिन वर्सेस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसका डिफरेंस और कुछ भी उसका टाइप सब कुछ। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लेवल। और अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज do subscribe and share with your friends and place the bell icon for the further notification. Thank you again.